जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आप सबके साथ जुड़े हैं। हमारे साथ उस चर्चा में है मेजर जनरल सुधाकर जी। सर आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber. It's always a pleasure and delight to be in your channel. And thank you once again. आपने आपके चैनल में फिर से शो के लिए इनवाइट किया। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका समय निकालने के लिए। सर यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अभी नया इश्यू किया और उसमें काफ़ी कुछ हमें उसके चलते हमें ग्लोबली नज़र भी आ रहा है बदलाव एंड एवरीथिंग और कहीं न कहीं चीज़ें दिखनी शुरू हो गए हैं। बट सर अगर हम इसको सिम्प्लीफाई करके दर्शकों की जानकारी के लिए समझने की कोशिश करें कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है इससे यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें क्या सब्सटेंटिव चेंजेस हम देख सकते हैं? ये किस तरह से ग्लोबली इम्प्लीमेंट होगी और भारत पे इसका क्या असर हमें नज़र आएगा? Good. Thank you, Amber. I think you were the first one amongst the YouTubers, as also mainstream channel में शायद इसके बारे में कोई किसी ने जिक्र किया नहीं है. And I have been harping on the point. This should remain the focal point. आज के दिन में, क्योंकि यूएसए के बेसिस पे पूरा विश्व का जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड डेवलपमेंट होगा इसी के आधार पर होने जा रहा है, तो इसको समझना निहायत आवश्यक है। तो हम टाइम बाउंड रखेंगे, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, मैं 20 से 25 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर 5-10 मिनट ऊपर-नीचे हो जाता है, डू फॉरगिव मी। मोटा-मोटा मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम 21st सेंचुरी में ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो निकला है यूएसए से, ये डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 की टेन्योर में निकला है। नाउ इससे पहले अगर पुराने कुछ साल 5-10 साल के आप अगर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूएसए का लेते हैं, तुलना करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें वेरिएंस आपको नज़र आएगा। पहले चाइना को केंद्र बिंदु बनाया जाता था, उसको कहते थे कि नंबर वन एनिमी, यूएसए का जो कॉम्पिटिटर। पुराने इससे पहले 2025 से पहले 5-10 साल का अगर आप लेते हैं यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसमें पूरा क्लैरिटी के साथ आता है। ये करीब करीब 2007 के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन 2015 के बाद लगातार आ रहा है। चाइना इज द मेन थ्रेट, चाइना इज द मेन थ्रेट, ठीक है नहीं। सो अभी ये पहली बार आया है, इसमें एक अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक केंद्र बिंदु है और बहुत सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये सारे बदलाव किया गया है। और इस बदलाव का अगर मेरे से पूछा जाएगा, मेरे सोच विचार के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो कोरोलरी कहते हैं, ट्रंप कोरोलरी टू समथिंग, जो कि 1823 में एक मनरो थे, उनका प्रेसिडेंट थे जेम्स मनरो, उन्होंने इसको लागू किया था। उसको बोलते हैं मॉनरो डॉक्ट्रिन। ना मॉनरो डॉक्ट्रिन 1823 को क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि देखा गया था कि धीरे धीरे अमेरिका एक इमर्जिंग, उस समय एक ग्लोबल पावर बनने की दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही थी। यूरोपियन डोमिनेंस जगह जगह था, कॉलोनाइजेशन जगह जगह होते जा रहा था, ठीक है नहीं। सो तो उनका सीक्वेंस में जैसे वो डच, पुर्तगालीज, स्पेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, अपना अपना टाइम में अलग अलग जाकर जगह जाके वो कॉलोनाइज करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि कॉलोनाइजेशन की वजह से अमेरिका का जो ग्रोथ है एक इंडिपेंडेंट नेशन, उस लिहाज से नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ये किया था यूरोप के साथ, चंद एक चंद एक मुद्दों को वो केंद्रित या केंद्र बिंदु बना के उन्होंने आगे बढ़ाए थे। नंबर एक था कि यूरोप, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अटलांटिक के उस तरफ कोई कॉलोनाइजेशन नहीं करेंगे। नंबर दो, एक क्लॉज उसमें था, द सेंट्रल पॉइंट, वो था कि जैसे यूरोप कॉलोनाइजेशन के लिए आप रोकना चाहते हो, इसी तरह अमेरिका यूरोप के अंदर उसका जो इंटरनल आपसी जो लड़ाई होती है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी तरह एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी बनाए थे उन्होंने उस समय, कि यूरोप का इस तरफ, अटलांटिक के इस तरफ जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा और अमेरिका का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उस तरफ नहीं जाएगा। और इसी के साथ
उन्होंने ये क्लियर कर दिए थे कि अटलांटिक, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अटलांटिक के उस पार, पश्चिम की तरफ जो अमेरिकाज है, कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और छोटे मोटे आइलैंड इधर उधर जो है, इसके ऊपर अमेरिका, यूएसए का पावर रहेगा पुलिसिंग एक्टिविटी के लिए, ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी, इनिमिकल फोर्सेस, कोई फॉरेन थ्रेट, कोई इनकर्शन की कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक पावर रखेंगे, उनको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरफ चंद एक पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट करके केंद्र बिंदु बना कि बेसिकली था नॉन इंटरफेरेंस इन यूरोप इंटरनल मैटर्स एंड नॉन अलाउंस और नॉट परमिटिंग कॉलोनाइजेशन, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ द टेरिटरीज इन द अमेरिकास। ये उनका मेन समझाव था। ये चलते रहा और ये 1907 में जब थियोडर रूजवेल्ट साहब थे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी उसको बढ़ावा देने की कोशिश की और काफी सारे समझौता किया यूरोप के साथ, काफी दिन तक चलते रहा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद अभी कोल्ड वॉर 1.0, फिर कोल्ड वॉर 2.0 स्टार्ट हो गया। धीरे 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 देखा गया कि अमेरिका एक सुपर पावर है, बैटन उन्होंने लिया था यूके से, लेकिन इनकी जो स्प्रेड है, इनकी स्प्रेड इतना बढ़ती गई कि इससे क्या हुआ, खर्चा भी बढ़ा और उनका ध्यान जो है देश के सिक्योरिटी और मनरो डॉक्ट्रिन के जो सिक्योरिटी उनको करना था, उससे हटके वो पूरा विश्व में इधर उधर जाके फैलने लगे। तो उससे क्या हुआ कि उनके बॉडी बैग्स आने लगे, खर्चा बहुत बढ़ने लगा। खर्चा के अलावा और देश के अंदर जो अंदरूनी होमलैंड सिक्योरिटी के जो पहलू हैं, स्टेबिलिटी, रीजनल ऑर्डर वगैरह वगैरह, ये काफी फॉल्ट लाइन, गहरा फॉल्ट लाइन सामने आने लगे और इनको रोकथाम के लिए जो भी कदम उठाए उसके लिए टाइम नहीं था, ध्यान नहीं था। अभी देखो ना, जैसे कि मिडिल ईस्ट का पीस टॉक उन्होंने बना रखा है, पीस प्रपोजल, यूक्रेन का भी बना रखा है, उसके लिए बहुत ध्यान और बहुत टाइम चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक रात को बैठ के किसी ने बता दिया और सुबह पूरा एकदम पूरा जो दंगा, ये जो गोला बारूद है, ये पूरा बंद हो जाएगा। ये बहुत, इसके लिए कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। तो ये मनरो डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आज के दिन में विश्व में क्या हो रहा है, विश्व में मैं नहीं जा रहा हूँ, किताब में जो लिखा हुआ है 29 पेज का है, कुछ चैप्टर्स है, चैप्टर बाय चैप्टर अगर बताऊंगा हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं मोटा मोटा चीजें उनको कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर पूछते, शायद इनकी स्ट्रेटेजी मैं दूसरे तरीके से लिखता, क्योंकि हमारा मिलिट्री तरीका आता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं, वो हमेशा आप स्टार्ट करते हैं, आपके ऊपर थ्रेट क्या है, किस तरफ से डेंजर है, वहां से आप स्टार्ट करते हो। हमारा सोच विचार इस तरफ होता है कि जैसे कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का थ्रेट क्या है, एक पाकिस्तान हो गया, एक चाइना हो गया, अभी बांग्लादेश हो गया, मॉलडीव्स कुछ महीना पहले बोल रहा है इंडिया आउट, अभी तो थोड़ा ठंडा करके बैठा है, ठीक है ना, नेपाल में शोरगुलावा स्टार्ट हो गया है, एक जेनजी एक किस्म का थ्रेट है। अभी ये जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन फैल रहा है कहाँ पे, बांग्लादेश की तरफ, वो एक थ्रेट है। हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक थ्रेट बनते जा रहा है, बे बंगाल में थ्रेट। जब तक थ्रेट को आप पूरा एकदम अच्छी तरह विश्लेषण नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, तब तक आप सोल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। और कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मरीज की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, पेशेंट की हैसियत से, डॉक्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर वो डिजीज या सिम्टम। ये दोनों के बीच में से एक सिद्धांत करता है उसको ट्रीटमेंट देने का। सिम्टम होता है जो दिखावा, सर दर्द है, लो ये एस्पिरिन या डिस्प्रिन लेके भाग जाओ इधर से, या आजकल पैरासिटामोल देने लगे हैं, ठीक है ना। दूसरा डॉक्टर होता है, सर दर्द बार बार क्यों हो रहा है, आपका ब्लड खून टेस्ट कराओ, आपका पेशाब टेस्ट कराओ, आपका फलाना टेस्ट कराओ, आपका ये चेक करते हैं, आपको एमआरआई करेंगे। गहराई में जाके जब तक जड़ को नहीं पकड़ते हैं, वो डिजीज की जो इलाज है परमानेंट नहीं होगा, वो दिखावा एक टेम्पररी होता है। वही हुआ है ये यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जो मैं अभी पढ़ के खत्म किया हूँ 10 मिनट पहले, मेरे अंदाज से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इस तरफ नहीं बनना चाहिए जैसे बना हुआ है। लेकिन बी दैट एज इट में, हम इसके ऊपर नेगेटिव चीजों से ये नहीं करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या है, क्या लिखा है, उनका प्रायोरिटी क्या है। उनका सबसे पहला प्रायोरिटी है, वो अभी डिफेंसिव डिफेंसिव सिग्नेचर दिखाए हैं इसमें। डिफेंसिव का मतलब यह है
कि रहेंगे, अपने आप को ग्लोबल पावर बोलेंगे, सुपर पावर बोलेंगे, लेकिन उनका होमलैंड सिक्योरिटी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका फर्स्ट कॉन्सेप्ट को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, उसको लागू करने के लिए या उसको एक रियलाइज करने के लिए वो कदम उठाए हैं इसमें। सो क्या है उसमें, मेन चीज क्या है? मेन चीज जो है, आपको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले देखिए विश्व में क्या क्या हो रहा है आज के दिन में, उसके बाद आएंगे रीजनल, ट्रांस अटलांटिक, क्योंकि आज अगर विश्व में कोई अगर आर्किटेक्चर है जिसके वजह से पूरा प्लैनेट या विश्व में सम काइंड ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर माना जा रहा है या अमल कर रहे हैं, वो है ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर। ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग है, मोनरो डॉक्ट्रिन के बावजूद भी एक स्टेज आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, यूरोप और अमेरिका अटलांटिक के उस तरफ दोनों मिलजुल के उन्होंने एक संस्था बनाया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एटसेट्रा एटसेट्रा, डब्ल्यूएचओ, इस किस्म के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि बाद में हुआ 1997 या 93 को। इस तरफ नए नए संस्था, डब्ल्यूटीओ, ये धीरे धीरे बनते गए बेस्ड ऑन एक रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप अभी आज के दिन में ये कामयाब नहीं दिख रहा है, ये असरदायक नहीं है। समय आ गया है उसको किस तरह बदलाव या रिविजिट करके उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। लेकिन इसके वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका आज ये पद्धति या ये स्टेप लिया है। अमेरिका ये स्टेप लिया है, मेरे अंदाज के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक टर्निंग पॉइंट था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो उन्होंने कदम उठाया, और प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी की वजह से, कभी कुछ बोलते थे खुद को समझ में नहीं है, अलग अलग सेंसिटिव टॉपिक, ताइवान जैसा है उसके बारे में बयान दे रहे हैं, जबकि उनका एक है स्ट्रेटेजी ऑफ एम्बिग्यूटी ताइवान के बारे में है, वो बार बार बोलते जा रहे हैं नहीं, बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ ताइवान में जाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स मीडिया के सामने। तो इस किस्म की जो दिखा उन्होंने कि जो सुपर पावर का एक स्टेटस और एक इमेज होता है, काफी ये कमजोर एक प्रोजेक्शन होने लगा। कमजोर और प्रोजेक्शन इस तरफ होने लगा, वो कोई कोई जगह स्पीच देने गए थे, वहां पे गिर रहे हैं, एक प्रेसिडेंट गिर रहा है बार बार, और तो इससे ज्यादा ये क्या हो सकता है? सो बी दैट एज इट में, ये एक डिपार्चर रिपब्लिक और डेमोक्रेट के बीच में ये तो टक्कर चल रहा है, और रिपब्लिकन्स दिखाना चाहते हैं कि वो डेमोक्रेट से काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा ग्लोबल गवर्नेंस और अमेरिका का गवर्नेंस। लेकिन साथ साथ क्या हुआ है, पिछले कोई सालों से अमेरिका का जो डेट है, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी क्रिटिकल होते जा रहा है। ये मैं थ्रेट्स डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये थ्रेट को आधार पर कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश किए हैं, लेकिन कितना कामयाब होगा मैं कमेंट नहीं कर सकता। देखा गया, आप देखिए, अंदाज लगाइए, 2005 को यूएसए का इकोनॉमी का जो डेट था, $5 ट्रिलियन का डेट था। वो 2025 को जब हिसाब करके देखे उन्होंने, ये बन गया था 37 ट्रिलियन। इसका मतलब 20 साल के अंदर वही देश है, और 20 साल के अंदर आपका इतना मतलब 32 ट्रिलियन कैसे बढ़ा, कैसे? ठीक है ना, ट्रिलियन इज नॉट बिलियन। सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड कि क्या मीनिंग क्या है। और 37 ट्रिलियन लेटेस्ट ये फिगर लेंगे, वो 38 ट्रिलियन हो। इसका मीनिंग ये है कि हर महीना हर साल जो है, आप डेट सर्विसिंग के लिए जो इंटरेस्ट होता है उसको आप सर्विस करने के लिए 1 ट्रिलियन की जरूरत है, और देश को चलाने के लिए आपको 6 ट्रिलियन की इनकम रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। वो 6 ट्रिलियन नहीं हो रहा है, 4 ट्रिलियन मिल रहा है आपको। सो 2 ट्रिलियन डेफिशिएंसी उधर, 1 ट्रिलियन इधर, एक साल में आपको 3 ट्रिलियन की जरूरत है। ऐसा हालत में आप कहां से और कैसे करोगे? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पागल नहीं हुआ है, वो एक्चुअली सोच समझ के वो रास्ता निकल रहा है कि अमेरिका को कैसे ये चीजों से, ये जो डेट में चले गए हैं, वो कैसे, किन किन चीजें हैं जहां से वो इलाज कर सकते हैं, मलम लगा सकते हैं, डिजीज वो कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर के हिसाब से पूरा जो जड़ है वो जड़ तक पहुंच के निकालने के। लेकिन जो चीजें आप 200 साल से ज्यादा टाइम लिया है इस किस्म की क्रिटिकलिटी बनने में, क्या आप 4 साल के टेन्यूर में उसको कर सकते हैं?
क्या आप 4 साल नहीं तो 4 साल में तो दूर की बात है, 2 साल के अंदर जैसे वो कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा आप करोगे तो नेचुरली प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका काफी टर्बुलेंस, आपका जो जर्नी है, यात्रा है, ये काफी बहुत ही परेशानदायक होगा, जो कि अभी हो रहा है आज के दिन में। सो एक तो हो गया आपका ये डेट। दूसरा मैं कहता हूं कि अमेरिका का ये हालत रहा है, डेट किस लिए, ये भी समझना निहायत जरूरी है। अमेरिका क्योंकि धीरे धीरे मनरो डॉक्ट्रिन से दूर होके जब ग्लोबल डोमिनेंस का होने लगा है, उसका ज्यादातर वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि एड एड देने के अभ्यास में आ गया है। कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी कार्रवाई होता है, अफ्रीका हो गया एड दे दीजिए, आपका वियतनाम का हो गया एड दे दो, या आपका मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है उधर एड दे दो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वहां पे ग्रेट गेम चल रहा है वो एड देखिए। तो एड और आप जो लोन देते हैं उसमें अंतर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क है। और इसी तरह वो एड कोई कोई की जगह आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो इस किस्म की एड देते 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 एड का जो परिमाण है आज के दिन में बहुत मात्रा में, एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं, बहुत मात्रा हो चुका है। इसी तरह आप जब भी कोई इकोनॉमिक अप्रोच या ऑप्शन कहीं पे एक्सरसाइज किए हैं, आप बिजनेस ओरिएंटेशन की लैक या कमी होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका में। और 1960s और 70s, खास तौर पे 80s, जब डेंग जियाओपिंग उनके लीडरशिप लिए चाइना में, और उन्होंने ऐसा एक गेम खेला चाइना की तरफ से और ऑफर किया यूएसए को। यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट हो गया चाइना में। तो चाइना को जब उन्होंने ये किया था कि इनका इरादा क्या था, अमेरिका का इरादा उस समय था किसी भी तरह चाइना एक कम्युनिस्ट या अथॉरिटेरियन कंट्री है, उसको अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, एक लिबरल बेस्ड डेमोक्रेटी में कन्वर्ट करना है। एक ये था, एक सोवियत यूनियन की जीत तो हो गई, उन्होंने चाइना का मदद लेते हुए उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो उन्होंने ये सोचा था कि चाइना को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, डेमोक्रेसी की नॉर्म में लाने के लिए, ये एक तरीका है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से शुरू किया जाए। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या ट्रेड इंटीग्रेशन जो भी करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज का है, वो करते 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 उनको शायद पता नहीं चला कि चाइना उसको अनड्यू एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके एक्सप्लोइट करने लगा, और एक्सप्लोइट करते करते देखा गया कि ये पूरा अमेरिका को पीछे छोड़ के वो आगे निकलने लगा। चाहे इकोनॉमी की बात करिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करिए, चाहे मिलिट्री माइट की बात करिए, कोई भी चीज, आपका मिनरल रेयर अर्थ एलिमेंट, हर चीज में वो आगे जाने लगे। तो ये जो वो विफल हुए हैं, इसी को इलाज निकालने के लिए 5-6 महीने पहले या 10 महीना पहले आप डी रिस्किंग, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हुआ है, उसकी इलाज हमारे जो विश्व में बड़े डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, दे केम आउट विथ अ प्रपोजल की डी रिस्क करिए, चाइना +1 आप प्रस्ताव बनाइए, इस किस्म की चीजें। तो ये जो चीजें बना के कोई इलाज उनको मिला नहीं है। आज के दिन में ऐसा परिस्थिति हो गया है कि उन्होंने चंद एक चीजों को चुना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पहले ये पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद जो विश्व में क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो बताऊंगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट, पहला अमेरिका मनरो डॉक्ट्रिन, वो कहता है मनरो डॉक्ट्रिन कि जहां जहां पे यूएसए इन्वॉल्व हो रखा है अभी, वहां से वो हट के अपना देश के ऊपर ध्यान दें। और देश में ध्यान देने के लिए सबसे पहला है बॉर्डर, बॉर्डर को सिक्योर करें, जहां पे आर्मी उसने डिप्लॉय कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप। नंबर 2, इलीगल इमिग्रेशन। आप सब देखे होंगे, छवि देखे होंगे टीवी में, लोगों को हाथ में हथकड़ी बांध के और चेन लगा के देशों में भेजे गए हैं। इसी तरह फेंटेनाइल, कैरिबियन में किस तरह शूटिंग हो रहा है, ये जो बोट्स के ऊपर, वेनेजुएला बोट्स, फेंटेनाइल, सस्पेक्टेड फेंटेनाइल आ रहा है कहाँ, अमेरिका में। क्यों फेंटेनाइल? फेंटेनाइल एक ड्रग होता है, ये कैंसर पेशेंट इसको यूज करते हैं, और ये पेन किलर की तरह यूज होता है, लेकिन उसका कैलिब्रेटेड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लिया जाना चाहिए। लेकिन एक चस्का लग जाता है, तो जैसे वो कॉफ सिरप होता है ना, अल्कोहल कंटेंट, तो पीते पीते लोग उसको ज्यादा पीने लगते हैं, तो इसको दवाई लेते लेते वो ज्यादा लेने लगे। तो 2022 को
कितना था, 1,11,000, 1,08,000 आपको ओपन सोर्स में मिलेगा एग्जैक्ट। अगर आप जाएंगे इंस्टीट्यूशनल डाटा में, 1,11,000 अमेरिकन की डेथ हुई थी। उसके बाद 2023 को ये फिगर करीब 48,000 के आसपास लोगों की डाटा मिलेगा। 2024 को हर साल कुछ ना कुछ लोग मर रहे हैं फैंटेनाइल की वजह से। इसी तरह उनका जो ट्रेड हो रहा है, वो देखे कि जिसके साथ ट्रेड हो रहा है, खास तौर पे चाइना के साथ, वो ट्रेड सरप्लस चाइना के फेवर और ट्रेड डेफिसिट इनका लगातार होते जा रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूं अफ्रीका का। कल ही मैं टीवी में बैठा था, वो है आपका अफ्रीकन जो ट्रेड प्रोडक्ट है, जो आप ट्रेडिंग करते हो, हजारों से ज्यादा है प्रोडक्ट, वो कैसे फ्री एक्सेस हो सकता है अमेरिकन मार्केट के अंदर। ये 2000 को एक लॉ पास हुआ था। उस लॉ के मुताबिक अफ्रीका से कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, जिसपे साउथ अफ्रीका भी एक मेंबर है। अभी क्योंकि साउथ अफ्रीका के ऊपर अभी चल रहा है थोड़ा टेंशन अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में, 30% टैरिफ भी लगा रखा है। और वहां पे कुछ पैलेस्टीनियंस अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में बिना उनकी इजाजत, बिना वीजा, वो जोर जबरदस्ती फोर्स माइग्रेशन भी हो रहा है साउथ अफ्रीका में। एंड साउथ अफ्रीका को वो आउट करना चाह रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका इज ए लीडिंग इकोनॉमी इन अफ्रीका, इट इज वन ऑफ द हैपनिंग इकोनॉमीज। और उनका इंडस्ट्री बेस देखिए आप, उनका एग्रीकल्चर देखो, उनका आप इकोसिस्टम देखिए, जो इंडस्ट्री का स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल का, ये काफी ऊंचे स्तर का है। उनको ये जो उसको बोलते हैं कि जो फ्री एक्सेस दे रहे हैं यूएसए को विदाउट एनी कस्टम और टैरिफ, तो ये देना नहीं चाहिए। तो इस किस्म की बातें चल रहे हैं और उनका ये देखा गया है कि अगर वो टैरिफ इंपोज नहीं करेंगे, लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं अमेरिकन मार्केट का, और उसका बिना कोई टैरिफ या बिना कोई कस्टम आइटम जो आ रहे हैं, तो उसको काफी उनको सब्सिडी की हैसियत से देखेंगे। बहुत लो प्राइस में कमोडिटी मिल रहा है। तो इसलिए एक इकोनॉमी का ये एक पहलू है, वो उसको भी टैरिफ के जरिए से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर। लेकिन यहीं पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, टैरिफ एक ऐसा चीज है, कुछ कांग्रेशनल पावर है, कुछ प्रेसिडेंट का पावर है। अभी जो उन्होंने टैरिफ इंपोज किए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कहता है कि 3% है आपका एवरेज नॉर्मल रूटीन मैनेजमेंट के लिए। 3% से ज्यादा टैरिफ अगर करना है तो आपको 1977 और 1974, जितना मेरे को याद है, इसका कांग्रेशनल पावर्स को आपको रेफर करना पड़ेगा। कांग्रेस हैज टू रेटिफाई। तो डोनाल्ड ट्रंप बिना उसको रेफर करके चले गए हैं। वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये हारेंगे डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी। इसमें जीत होना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह उन्होंने कदम उठाया। एक उन्होंने बयान दिया था कि जो यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई है, ये दोनों के बीच में जो लड़ाई को वो 24 घंटे में बंद करेंगे, विदाउट नोइंग कि हाउ कॉम्प्लेक्स द मैटर इज। अभी धीरे धीरे एहसास करने लगे हैं, जो चीजों में वो सोच रहे आगे बढ़िए हैं, जितना आगे कदम उठाते हैं उतना ही पीछे उनको कदम फिर फिसलने जा रहा है, उनको ले जाना पड़ रहा है। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। कोई देश, सोवरेन देश, अपना जमीन को जब सीड करता है दूसरे देश को 21st सेंचुरी में, वो भी इन्वेट किया है रशिया। ये नहीं कह रहा हूं कि रशिया जो किया है गलत है, वो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सहूलियत के लिए ये एक्शन लिए हैं। अपना जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा था वहां पे यूक्रेन में, और बहुत कुछ चीजें हुए हैं 2004 से। अगर डॉट्स ज्वाइन करेंगे देखेंगे ये मजबूरन रशिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, यही ऑप्शन था। क्योंकि नाटो का जो एक्सपेंशन हुआ, मच अगेंस्ट जेम्स बेकर क्या बताए थे। तो इन्होंने ये देखा, एक मेन चीज उनके नजर में आई है, वो है यूरोप। यूरोप के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने बुराई तो नहीं की, लेकिन काफी क्रिटिक के तरह पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। साफ साफ बताया है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप 3-4 दिन पहले ये मीडिया में आया था, एलोन मस्क के खिलाफ ब्रसल ने कुछ पेनल्टी इंपोज किया, 120 बिलियन यूरोस, जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा 140 बिलियन डॉलर। ये किस लिए किया है? क्योंकि वो कह रहे हैं एक्स जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वगैरह वगैरह, 4-5 क्लॉज डाल के वो कर रखे। एलोन मस्क ने उसको रिटोर्ट भी किया है और इसी चीज को उन्होंने इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में डाला है।
और साफ-साफ कहा है कि रशिया इज़ नॉट टू बी सीन एज़ अ थ्रेट। देखिए कितना डिपार्चर हो रहा है अभी। यही अमेरिका की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई और आगे तरफ खिंचती गई, उसका डीप स्टेट उसको प्रोवोक करते रहा। यही अमेरिका आज के दिन में कह रहा है रशिया इज नॉट टू बी सीन एज अ थ्रेट, यूरोप हैज टू लर्न टू सर्वाइव विथ रशिया। उसका बड़ी एम क्या है? बड़ी एम यह है, अमेरिका चाह रहा है, मेरा जो असेसमेंट कहता है कि रशिया को पूरा विश्व का जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसको रीइंटीग्रेट किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, उसको G8 का जो मेंबरशिप छिना गया था 2014 को, उसको वापस दिया जाए। नंबर तीन, इकोनॉमिक जो नेटवर्क है, जो ग्रिड है, उसके साथ भी उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाए। इसका मीनिंग ये है कि अभी जो चाइना के गोद में जाके बैठा हुआ है रशिया लड़ाई की वजह से, चाइना उस गोद से अमेरिका उसको अलग करना चाह रहा है और अपने तरफ खींचना चाह रहा है। सो मोनरो डॉक्ट्रिन एक यूरोप का, आप अगर देखेंगे ये भी एक डॉक्ट्रिन हो रहा है। प्लस यूरोप को उन्होंने ये बताया है आइंदा से जो यूएसए एक गारंटर ऑफ सिक्योरिटी या गारंटेड सिक्योरिटी कहीं कुछ यूरोप के ऊपर होता है, नाटो क्लॉज नंबर 5 के मुताबिक एक देश के ऊपर कोई हमला होता है, यह माना जाएगा बाकी देशों के ऊपर भी हो रहा है, सब साथ में एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे उसको नैरेटिव इस तरह बिल्ड कर रहे हैं कि आपका डिफेंस का जो बजट था, अगर 2% मान लीजिए था अभी तक, उसको 2030-2035 तक बढ़ा के 5% करिए। ज्यादातर देश जो है उसको करने लगे हैं, एक आधा अभी बाकी है, मेरे ख्याल से हंगरी बाकी है, स्लोवाकिया, दो तीन देश है, बाकी सब कर रहे हैं, सब इसका उन्होंने शुरू कर दिया है। तीसरा चीज यहीं पे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि उन्होंने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि आइंदा से कहीं कुछ अगर होता है, यूरोप हैज टू प्रिपेयर फॉर इट्स ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है ना? सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि रशिया के साथ किस तरह को एग्जिस्ट और पीसफुली कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो चीजें मैं आपके साथ शेयर किया कि G8 मेंबरशिप देना है, जियो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये तब हो पाएगा जब यूरोप में शांति होगी। यूरोप में वॉर मॉन्गरिंग करने वाले बहुत सारे हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है यूक्रेन के साथ 100 साल के लिए, सिक्योरिटी एक हिस्सा है इसमें। तो ये जो चीज है उसमें काफी उभर के आता है। प्लस आप ये देखेंगे इंडो पैसिफिक, क्योंकि सवाल आना चाहिए सबके मन में, हिंदुस्तान के बारे में क्या है? हिंदुस्तान का नाम मेरे को कहीं नहीं मिला, मैं 15-20 मिनट में पढ़ा हूँ, काफी माइक्रोस्कोप लगा के, मेरे को इंडिया एज सच कहीं मेरे को नाम नहीं मिला। दोबारा पढ़ूंगा, अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, लेकिन इंडो पैसिफिक लिखा है। इंडो पैसिफिक में उन्होंने ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए ये जरूर सबके साथ जोड़ेंगे। क्वाड के बारे में, क्वाड जो इन्होंने स्टार्ट किया था, हालांकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर की सुझाव था 2007 को, 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने ये किए थे। क्वाड के बारे में भी कोई खुलासा या कोई एंथुजियाज्म के साथ कोई एक्सप्रेशन मेरे को मिला नहीं। मैं दोबारा उसको स्टडी करूंगा, लेकिन आज जो पढ़ा हूं मैं, मेरे को नहीं मिला। एक चीज वो जरूर बता है कि इंडो पैसिफिक एज्यूम्स इंपॉर्टेंस, क्यों? इंडो पैसिफिक के थ्रू वो बता रहे हैं कि वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, सॉरी जीडीपी, वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इज अलोंग द इंडो पैसिफिक। मैं अब बता दूं सबको, इंडो पैसिफिक का जो कॉरिडोर है, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ अमेरिका से लेके ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका को माना जाता है। एक समय था इंडो पैसिफिक के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं था, वो कहते थे हॉलीवुड टू बॉलीवुड, वो कहते थे, लेकिन वो हॉलीवुड से लेके वो जा रहा है पूरा ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक। तो बीच में आपका एक सेंट्रल आ जाता है, एक वेस्टर्न इंडो पैसिफिक, एक सेंट्रल इंडो पैसिफिक, एक ईस्टर्न इंडो पैसिफिक। ये अलग अलग, हवाई की तरह वो ईस्टर्न माना जाता है, सेंट्रल जो है साउथ ईस्ट एशिया को सेंट्रलिटी माना जाता है इंडो पैसिफिक के लिए, और वेस्टर्न की तरफ आ जाता है आपका अरेबियन सी और ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। इसमें उन्होंने दो तीन चीजें हाईलाइट किए हैं। नंबर एक है फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन में ताइवान की जो लोकेशन है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो ताइवान है, ताइवान ऐसा जगह पे स्थित है कि इसको अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, इट विल ब्रेक ओपन टू द सेकेंड
आइलैंड चेन। सेकेंड आइलैंड कहाँ पे है? गुआम आइलैंड के तरफ लाया था। ये आइलैंड का जो लाइन है ये स्टार्ट होता है जापान का उत्तर की तरफ क्यूरिल आइलैंड से लेके जापान के साथ साथ लाइन खींचते जाएंगे। नीचे आता है आपका ताइवान, बीच में छोटे छोटे आइलैंड है जिसके साथ अमेरिका के फोर्सेस डिप्लॉयड है, नेवल रिसोर्सेस है, मेरिन्स हैं, सबमरीन है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ताइवान के बारे में उन्होंने ये कहा है कि ये जो ताइवान अगर इसको छोड़ देते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि जब तक शांतिपूर्वक अगर रीयूनिफिकेशन करना, ये टर्म कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन वो कहना यही चाह रहे हैं कि आप अगर बिना शोर गुलाबा करके विदाउट काइनेटिक मीन्स अगर आप करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। बट एक चीज उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो फर्स्ट आइलैंड चेन है इसके साथ हमारे एलाइज है, नाम नहीं लिया उन्होंने, एलाइज है। जापान है, साउथ कोरिया तो अंदर आ जाता है, आपका फिलीपींस हो गया, आपका वियतनाम ईस्ट कोस्ट ऑफ वो वाला मैसिव में आ गया, उसके बाद ब्रुनेई तक ये लाइन जाता है। एलाइज है, एलाइज को हम मदद करेंगे उनकी डिफेंस के लिए, उन्होंने यह कहा है। तो एलाइज क्या ताइवान एलाइज में आता है? कैसा आता है? ताइवान एलाइज में नहीं आता है। नहीं आता है क्यों? 1979 जो टीआरए साइन हुआ है, ताइवान रिलेशन एक्ट, उसके मुताबिक ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को बरकरार रखेंगे। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मतलब फोर्सफुली उसको रीयूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तब यूएसए ने बोला है कि भाई हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। पीसफुली करना चाहोगे या वेलकम। तो उन्होंने ये बताया था कब? 1979। अभी कह रहे हैं कि जो फर्स्ट चेन आइलैंड ये हमारा डिफेंसिव आइलैंड है और ये आइलैंड को उसको बरकरार रखना, फॉर्मिडेबल बना के रखना, ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम एलाइज को मदद करें। इसी तरह सेकेंड चेन आइलैंड आता है आपका कहाँ पे? गुआम आइलैंड में, जहां पे उनका स्ट्रेटेजिक बेस है, काफी मात्रा में 1,40,000 के करीब नफरी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपका B-2 बॉम्बर्स है, वगैरह वगैरह, बहुत सबमरीन बहुत सारे भरे हुए हैं वहां पे। वो लाइन खींच के जाता है सीधा आपका उस तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तीसरा आता है थर्ड चेन ऑफ आइलैंड, ये हवाई आइलैंड को टच करके नीचे जाता है आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये एक लाइन जाता है। फोर्थ चेन ऑफ आइलैंड कहाँ आता है? इंडिया का जो कोस्ट है, अरेबियन सी के साथ जो वेस्टर्न कोस्ट है। और फिफ्थ वाला जो है आपका चला जाता है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये लाइन जो पहचान के रखे हैं, उनका स्ट्रेटेजी है किस तरफ चाइना जो एक्सपेंडिंग फोर्स है, अलग अलग स्तर, अलग अलग समय, अलग अलग जगह पे कैसे उसको डिफेंड, अपना एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन को कैसे ये करेंगे। इसी तरह अफ्रीका के बारे में उन्होंने कहा है कि अभी तक वो एड बेस्ड इकोनॉमी या एड बेस्ड रिलेशनशिप, फॉरेन रिलेशनशिप रखा था, लेकिन एड की जगह अभी वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड, इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे जहां से कुछ रिटर्न आएगा। किन किन चीजों में करेंगे? जहां पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, जहां पे आपको लिक्विड नेचुरल गैस आप आमदनी कर सकते हैं, जहां से आप लिथियम ले सकते हैं, लिथियम से आपका एनर्जी स्टोरेज। बेसिकली 5 चीजों को इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट दिया है। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक सपोर्ट सिस्टम जो होता है, ऑटोनोमस सपोर्ट सिस्टम, नंबर 3 एनर्जी स्टोरेज, नंबर 4 आपका आ जाता है ब्लॉकचेन, नंबर 5 जो है आपका मेमोमिक्स बोलते हैं, अदर नेम इज जेनोमिक्स। मेमोमिक्स का मीनिंग है लाइफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इस किस्म की जो चीजें हैं, ये 5 केंद्रित चीजें हैं जो इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को ये बढ़ावा देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आज के दिन में इसका वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में 46 ट्रिलियन। और ये अंदाज लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 46 ट्रिलियन बढ़ के 220 ट्रिलियन बन जाएगा, और उसका इट विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 46%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है, लेकिन उसका जो अंदाज में ज्वाइन करके मैं अपना असेसमेंट बता रहा हूं। तो इन चीजों को कैसा वो फायदा उठा सकते हैं, सेमीकंडक्टर इसमें एक हिस्सा आता है जो आपको बता रहा हूं। अफ्रीका में पैसा वो एड नहीं देंगे, लेकिन इन्वेस्ट करेंगे जहां से ये चीजें, रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, कोबाल्ट हो गया, आपका कोई भी चीज, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इस किस्म की चीजें जहां से वो आमदनी कर सकते हैं, वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एड नहीं देंगे। और लैटिन अमेरिका, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने शुरू किया है, उसको और भी करेंगे। नाम नहीं दिया है, लेकिन वो आ रहा है। मोनरो डॉक्ट्रिन मींस कंप्लीट अमेरिका, कंप्लीट अमेरिका। आप गूगल करके स्टडी करेंगे, नॉर्थ अमेरिका भी आता है, साउथ अमेरिका आता है, छुटपुट जो आइलैंड इधर उधर है वो भी इसके नीचे आते हैं।
तो पूरा उसको डोमिनेट कैसे करेगा अपना इन्फ्लुएंस को, क्योंकि बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट पिछले 30-40 साल में उन्होंने जो आंख बंद कर दिया था, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिए हैं। चाइना का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या आर्क ऑफ इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस ये बढ़ गया है। कंप्लीट लैटिन अमेरिका जो मोनरो डॉक्ट्रिन के नीचे अमेरिका का बैकयार्ड होता था, सपोर्ट करते थे, ये खुलेआम अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगे हैं। और अभी देखिए मदुरो की कहानी, किसका, वेनेजुएला, वो तो बोल दिया डू वॉट एवर यू वांट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। चाइना धमकी दे रहा है यूएसए को कि आप हमला नहीं करोगे। रशिया ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, उसका ओरेंशिक मिसाइल आ चुके हैं। इसी तरह आप कोलंबिया की बात बता रही है। कोलंबिया से एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग वहां से सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग लेके सूडान में आ रहे हैं। सूडान का जो आरएसएफ है और लड़ाई हो रही है, सरकारी जो आर्मी है उनके खिलाफ लड़ाई चल रही है। और ड्रग ड्रग वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फेंटेनिल कहां जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर। तो इस किस्म की पेरू की कहानी, आप चिली की कहानी, हर चीज में अर्जेंटीना को छोड़ के बाकी मेरे ख्याल से जितने देश हैं ये सब के सब आज के दिन में यूएसए के विपक्ष में है और चाइना के गोद में आके बैठे हुए हैं। क्यों? चाइना पैसा फेंक रहा है। पैसा क्यों फेंक रहा है? पैसा क्या है? व्हाट इज बीआरआई? बीआरआई ये नहीं कि रोड और पाइपलाइन और डैम, ये बीआरआई को आप उस नजरिए से देखिए। आज के दिन में चाइना के पास सरप्लस, ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा है, $1.7 ट्रिलियन। 1.7 ट्रिलियन आप देखिए एक साल के अंदर, ठीक है कि नहीं? ये ट्रेड सरप्लस, यही पैसा को वो इन्वेस्ट कर रहा है बीआरआई में टू इंप्रूव कनेक्टिविटी, टू मेक कंट्रीज डिपेंड ऑन चाइना, ताकि ये जो आने वाला, ये जो 21st सेंचुरी में आने वाले समय में चाइना कैन रिजुविनेट इट्स मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट, चाइना कैन बिकम अ ग्लोबल पावर, चाइना कैन चैलेंज अ सुपर पावर लाइक यूएसए। ये है मेन मकसद। ऐसा हालत में अभी यूएसए का जो सिचुएशन है तो आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया। देखिए संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि यूएसए का सिचुएशन इकोनॉमिकली काफी कमजोर हो चुका है। डिफेंस, यहीं पे एक लाइन बता देता हूं, 9 अप्रैल 2025 को पीट हेग्सेथ, उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या कहा था सुन लीजिए, कि इस विश्व में सिर्फ एक ही देश है जो 20 मिनट के अंदर अमेरिका का 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे कितने भी रिमोट एरिया में हो, 20 मिनट के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज करते हुए डिस्ट्रॉय करने का काबिलियत है। वो देश कौन है? वो है चाइना। और इसी के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि खूब सारे सिमुलेटेड वॉर गेम होते हैं उनकी। सिमुलेटेड वॉर गेम किस लिए होता है? दुश्मन के खिलाफ अपना मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, ताकि आपकी जो कमजोरियां हैं उसको आप पहचान के उसके खिलाफ एक काउंटर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो वो सिमुलेटेड वॉर गेम में लगातार एक के बाद एक निचोड़ निकल के आ रहा है। वो क्या है कि चाहे आप कितने भी कोशिश कर ले, आप एक देश से हारते जाएंगे। वो कौन सा देश है? वो है चाइना। और चाइना वही है जो 2003-2007 इसके बीच में एक क्रिटिकल मिनरल का जो 64 एलिमेंट होते हैं, 64 एलिमेंट में अमेरिका इज टू लीड इन 61 एलिमेंट और चाइना इज टू लीड इन 3 एलिमेंट्स। अभी वही 64 एलिमेंट को अभी देखते हैं 2025 पे, आपको ये मिलेगा कि चाइना इज लीडिंग इन, चाइना 57 एलिमेंट्स में आगे है, लीड कर रहा है, और यूएसए इज लीडिंग इन 7 एलिमेंट्स। वही चाइना है जो डीप सीक का चुनौती नहीं दिया है। ये एक छोटा सा मामूली कोई एक आदमी उसको लाके जोड़ जाड़ के बना दिया है, जुगाड़ करके। यही चाइना है। आज के दिन में ग्लोबल साइंटिस्ट सबसे ज्यादा है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 7 नैनो मीटर का जो कंजप्शन है 70% से ज्यादा उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। 10,000 उन्होंने इंडस्ट्री खोला है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। जितना जितना ये ट्रेड वॉर की टैरिफ वगैरह डालते हैं, पाबंदी रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, चाइना क्या करता है, उसका नया सब स्कीम स्टार्ट कर देता है। तो पैसा तो है ही है, प्लस उसका जो मैन पावर है, एजुकेशन सिस्टम सेंट्रलाइज किया है उसने। और उसमें अगर आप देखेंगे पीएचडी स्टेम, एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं ताकि हमारे व्यूअर्स को ये भी समझना आना चाहिए। पीएचडी स्टेम 2000 को चाइना का जो फिगर था वो पीछे था यूएसए का, और इंडिया का कोई फिगर मिला नहीं। मैंने काफी जगह रिसर्च किया हूं। 2000-2007 को उन्होंने एक नया यंग टैलेंट वाला स्टार्ट किया
2010 को वो यूएसए से ओवरटेक कर लिए थे। और 2019 में अगर वो स्टैटिस्टिक देखेंगे, क्योंकि 2015 को उन्होंने एक हायर ग्रेड या हाई एंड गैजेट्स बनाने के लिए नए नए लोगों को उत्साह करने लगे पीएचडी स्टेम के लिए। इसकी वजह से 2025 को आज के दिन में फिगर जो है, चाइना के पास पीएचडी स्टेम क्वालिफाइड लोग हैं 79,000। यूएसए का जो आगे था 2000 को जो लीड कर रहा था, वो हाथ पर मार मोर के अभी 56,000 तक पहुंचे हैं। और ग्लोबल साइंटिस्ट का भी इसी तरह फिगर चाइना के फेवर में चलते जा रहा है। और उनका जो स्टूडेंट जाते हैं बाहर विदेश में पढ़ने के लिए, मैं खुद देखा हूं अपना बेटी के ग्रेजुएशन के टाइम में, वो ग्रेजुएशन सेरेमनी वो होते ही बाकी निकल जाते हैं। जो टी पार्टी वगैरह होता है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन, कहाँ है? चाइनीज कोई नहीं मिलते हैं। उनको हुक्म मिलता है कि जो जहां पे है आप सर्टिफिकेट लो और चलो, सर्टिफिकेट नहीं भी मिलता है वापस चलो। कहां जाते हैं? चाइना के अंदर वापस। आज के दिन में 76 to 86% चाइनीज स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं विदेश में, वो भाग के आते हैं। हिंदुस्तान का फिगर अगर मैं बताऊं, आप सुन के हैरान होंगे, 2019 को एक फिगर एक इंटरनेशनल मैगजीन में निकला था कि पीएचडी स्टेम का हिंदुस्तान के टोटल 2019 का फिगर बताना 700। आउट ऑफ 700, 70% आर माइग्रेटिंग और हैव माइग्रेटेड टू विदेश, फॉरेन लैंड। तो रह कितने के? 210। सो दे हैव बिकम सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्री, दे आर नॉट कमिंग बैक। इसलिए हमारा देश को ये मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को उत्साह करना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, पीएचडी स्टेम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तब जाके हम, टेक्नोलॉजी इज नॉट द न्यू ऑयल। Technology is the stepping stone for any country to become a global power or superpower, to rise from 2,800 per capita to 14,000 to 20,000 per capita by 2047। टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी तब बढ़ेगा जबकि आपका पीएचडी स्टेम, आपका एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, साइंटिफिक ओरिएंटेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बच्चों का और माँ बाप का यही सोच है, पॉलिटिकल साइंस, आईएएस में जाना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है। कोई नहीं कह रहा है कि मैं अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनूंगा। बहुत फार एंड फ्यू। We need to change the mindset of us parents, need to change the mindset of our children. That is all I have to say. I have taken too much time. Do forgive me, and thank you so much.